पुराने सर्जन्स कहते थे कि शादी में फूफा जी होते हैं, तो उनका शादी में कोई वैल्यू एडिशन या कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, बट अगर वो नाराज़ हो जाएं या वो बिखर जाएं तो पूरी शादी को सर पे उठा लेते थे। अपेंडिक्स हमेशा समय देता है, जब पेट दर्द होता है तो इट ऑलवेज गिव्स 24 घंटे का समय होता है उसको ऑपरेट कराने का। जो अपेंडिक्स का पेन की शुरुआत होती है वो अम्बलाइकस के अराउंड होती है, नाभि के पास। अच्छा, यहाँ बीच में। उसके बाद धीरे धीरे वो पेन होकर के राइट लोअर साइड में आ जाती है, मूव करती है। अपेंडिक्स फट गया तो सेप्सिस हो सकता है, उसको अगर ट्रीट नहीं किया तो लोगों की जान जा सकती है। इग्नोरेंस इज बेसिकली द कॉज। लोग इग्नोरेंट रहते हैं कि करना क्या है, या फिर कुछ को लगता है कि दवा से ठीक हो जाएगा, तो वो केस खराब करके बहुत पेशेंट्स आते हैं। मतलब इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है बातचीत करके आपसे कि देरी जो है वो बहुत बड़ा नुकसान है, अगर आप देर करते हैं बहुत बड़ा नुकसान है। आज के 20-30 साल पहले हर गांव, शहर, हर जगह एक बात आम थी। अचानक किसी को पेट दर्द होता था और डॉक्टर कहते थे कि अपेंडिक्स है, तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी रहते थे कि अपेंडिक्स आखिर है क्या, इस ऑर्गन का काम क्या है इस रहस्यमयी बीमारी जो अचानक से एक पैनिक के रूप में फैलती है। आज हमारे साथ हैं सर्जन डॉक्टर पुष्कर आनंद सिंह, जो हमें बताएंगे कि अपेंडिक्स क्यों होता है, ये होता क्या है और इसके दर्द को कैसे पहचानें। क्या ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज है या दवा से भी ये ठीक हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल, आप सुन और देख रहे हैं आज तक रेडियो का वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर। वेलकम सर। थैंक यू सर। ये जब से मैं छोटा था और आज तक ये मैं सुनता आ रहा हूँ कि किसी न किसी को आसपास अपेंडिक्स होता था और अभी भी होता है और अचानक पैनिक फैल जाता है। तो इसके हम सर्जरी और जो चीज़ें आगे बात करेंगे, पहले ये बात समझाइए कि अपेंडिक्स होता क्या है, कहाँ होता है और क्या काम होता है इस ऑर्गन का। अपेंडिक्स बेसिकली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारी छोटी आंत जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर से बड़ी आंत शुरू होती है। तो बड़ी आंत का जो पहला जो पार्ट होता है उसको हम सीकम कहते हैं। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो उसी सीकम से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा। और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की दो, मतलब ट्यूब है तो उसकी दो ओपनिंग होनी चाहिए, बट ये ब्लाइंड एंडेड होता है। इसकी एक ओपनिंग होती है, दूसरी ओपनिंग बंद होती है। और ये ट्यूब जिस जगह पे जुड़ा हुआ होता है वो राइट पेट का जो दाहिनी तरफ का निचला हिस्सा जो होता है, जिसको हम राइट लोअर क्वाड्रेंट कहते हैं, वहाँ पर ये होता है। और डायमीटर इसका करीब 3 से 4 mm होता है और लंबाई इसकी करीब 2 से 12 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और ये मोस्टली 10 से 20 साल की उम्र के बच्चों में अपेंडिसाइटिस का पेन ज़्यादा कॉमन होता है। हालांकि हो किसी भी उम्र में सकता है, 10 साल से छोटे बच्चों को भी हो सकता है और 20 साल से बड़े लोगों को भी हो सकता है, बट इट इज़ मोर कॉमन इन द एज ग्रुप ऑफ द सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ। अच्छा। उसमें ये ज़्यादा होता है। आपने ये बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन से ये कनेक्टेड होता है। जी। तो इसका क्या डाइजेशन में कोई काम होता है इस अंग का? देखिए, इसका कोई डाइजेशन में काम नहीं होता है। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि ये गुड गट बैक्टीरिया जो होते हैं उनको स्टोर करता है, बट प्राइमरीली कुछ बहुत सपोर्टिंग एविडेंसेस नहीं है इनका। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। और इसके साथ बड़ी कुछ एनालॉजीज जो हैं वो रिलेटेड हैं, कुछ पुराने समय की, कुछ नए समय की। जैसे? तो पुराने समय में जैसे पुराने सर्जन्स कहते थे कि शादी में फूफा जी होते हैं, तो उनका शादी में कोई वैल्यू एडिशन या कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, बट अगर वो नाराज़ हो जाएं या वो बिखर जाएं तो पूरी शादी को सर पे उठा लेते थे। और नए समय की एक एनालॉजी है कि एक मार्वल की सीरीज़ आती है, उसमें एक लोकी करके कैरेक्टर है, ही इज़ द गॉड ऑफ मिस्चिफ। तो उसका कोई बहुत रोल या बड़ा साइलेंट सा है, बट वो पोटेंशियल बहुत रखता है। तो अपेंडिक्स बहुत कुछ इसी तरह होता है। वो ऐसे तो साइलेंट पड़ा रहता है, बट अगर वो इन्फेक्ट हो जाए किसी वजह से तो उसकी पोटेंशियल है कि पूरे घर को अपने सर पे उठा लेगा और आपको ओटी तक या पेशेंट को ओटी तक लैंड करवा देगा। सर, मैं पढ़ रहा था कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, पहले इस ऑर्गन का कोई काम था जब इंसान जो है घास फूस और बिना कुक्ड किया हुआ फूड खाता था। तो ये सब ऐसा है? हाँ, कहते हैं कि पहले जब एवोल्यूशन हुआ तो सेल्यूलोज डाइजेशन में इसका कुछ रोल था। फिर कुछ स्टडीज़ हैं कि इसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज है, गट के इम्यूनिटी को अच्छा करता है, बट दीज आर ऑल स्टडीज़। और अपेंडिक्स जब निकल भी जाता है तो कुछ गट हेल्थ में ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इट इज़ मोर और लेस वेस्टिजियल। अच्छा, सबसे जो मैंने इंटरव्यू में बताया कि कॉमन एक इसके बारे में जो फियर मॉन्गरिंग है, जो कि सच भी है, कि अपेंडिक्स फट गया। इस फटने को समझाइए, क्या है अपेंडिक्स फटना?
अपेंडिक्स मैंने जैसे बताया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब इसकी जो एक ओपनिंग होती है वो धीरे धीरे ऑब्लिटरेट होती है, छोटी होती चली जाती है। दूसरी ओपनिंग तो होती नहीं है, ब्लाइंड, दूसरा ब्लाइंड एंड होता है। तो एक सैक लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर कोई इन्फेक्टेड पार्टिकल चला गया, क्योंकि इसकी ओपनिंग छोटी है तो वो कई बार फंस जाता है उसमें, जैसे हम फीकोलेथ या अपेंडिकोलेथ कहते हैं, या उसकी अपनी सिक्रीशंस होती हैं कुछ अपेंडिक्स की, ठीक है, जो बाहर नहीं निकल पाई किसी वजह से, तो अपेंडिक्स इन्फेक्ट हो जाता है। जब ये इन्फेक्ट होता है तो इसमें स्वेलिंग होनी शुरू होती है। अब दो चीज़ें हैं, या तो स्वेलिंग एंटीबायोटिक से सेटल हो जाएंगी, या स्वेलिंग की वजह से लंप बन जाएगा, या स्वेलिंग इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपेंडिक्स फट जाएगा। तो उसका फेट क्या होगा, ये अनट्रीटेड पेशेंट्स में कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार लंप बन जाता है। लंप का मतलब है कि अगल बगल छोटी जो गांठ बन जाती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो ओमेंटल फैट होते हैं, पेट की चर्बी जिसे हम कहते हैं, वो सब आकर के चिपक जाती है, गांठ बन जाती है, या तो उसमें पस पड़ सकता है, या फिर अपेंडिक्स बर्स्ट कर जाती है, बिकॉज उसकी इलास्टिसिटी उतनी नहीं है, अंदर कलेक्शन हुआ जा रहा है, बाहर निकलने का स्कोप नहीं है, तो वो कई बार बर्स्ट कर जाती है। क्या बर्स्ट करती है, या और उसके पहले अगर पस जमा है उसमें, ये कैंसरस भी हो सकता है किसी रूप में? हाँ, कैंसरस बहुत रेयर है, बट कैंसरस होते हैं, अपेंडिक्स कैंसरस होते हैं, कार्सिनोइड अपेंडिक्स होता है, बट वो बहुत रेयर है। अपेंडिक्स हमेशा समय देता है। जब पेट दर्द होता है तो इट ऑलवेज गिव्स 24 घंटे का समय होता है उसको ऑपरेट कराने का। अच्छा। तो अगर उस वक्त करा लिया जाए, विच इज़ अ वेरी सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड सी सर्जरी होती है, तो पेशेंट एक दिन में अब डिस्चार्ज होकर चला जाता है। लेकिन अगर आपने उसको ऑपरेट नहीं कराया तो फिर उसका फेट क्या होगा, उसमें लंप बनेगा या एब्सेस मतलब पस जमा होगा, पस का पॉकेट बनेगा या फटेगा, वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अच्छा सर, पेट में अपेंडिक्स का पेन पेट में ही होता है, किस साइड होता है सर, आप बता सकें तो? पेट में जो अपेंडिक्स का पेन की शुरुआत होती है वो अम्बलाइकस के अराउंड होती है, नाभि के पास। अच्छा, यहाँ बीच में। उसके बाद धीरे धीरे वो पेन होकर के राइट लोअर साइड में आ जाती है, मूव करती है, और फिर वहीं पर जाके वो लोकलाइज हो जाती है। तो अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन समझना चाहेंगे तो अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो फ्रॉम अम्बलाइकस, नाभि से, जो हमारा मोस्ट प्रोट्रूडिंग पार्ट है, कमर की हड्डी जिसको हम ASIS जो कहते हैं, जो मोस्ट ये बोनी जो प्रोट्रूडेंस है, वहाँ पर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, तो मीडियल 2/3 मतलब इधर का 2/3, पहले का 2/3 हिस्सा और आखिरी के 2/3 हिस्से का जो जंक्शन होता है, वो एक टिपिकल पॉइंट होता है, उसको मैकबर्नीज पॉइंट हम कहते हैं। वो एक टिपिकल पॉइंट होता है जहाँ पर अपेंडिक्स का पेन होता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि स्त्रियों में अक्सर इसे पीरियड का पेन समझ करके इग्नोर किया जाता है, पुरुषों में भी एसिडिटी, गैस या इसको समझ के इग्नोर किया जाता है। तो क्योंकि लोकेशन नहीं पता कि शार्प पेन हो कहाँ पे रहा है, तो आपने बताया कि राइट में और यहाँ बीच में कहीं, राइट और लोअर क्वाड्रेंट में, लोअर क्वाड्रेंट नीचे की तरफ। और क्या सिम्टम होते हैं सर अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया है या बर्स्ट हो गया? तो पहले बर्स्ट तो देखिए बहुत बाद की चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि पेशेंट को हल्का बुखार आ सकता है या हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, उसका उसे पेन रहेगा, नॉजिया, वॉमिटिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। पेट जो साइट मैंने बताया उस जगह पे टेंडरनेस मतलब दर्द बहुत रहता है। ये सिम्टम ऐसे भी हैं कि इनको आप अलग से पहचान सकते हैं, इनको आप अलग से पहचान सकते हैं। अगर इनके साथ दर्द हो रहा है तो हाँ, इनके साथ दर्द हो रहा है तो आप अलग से पहचान सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड एक बहुत बेसिक जांच है, हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड हम CT स्कैन मानते हैं, बट अल्ट्रासाउंड से मोस्टली डिटेक्ट हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड करा करके आप इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अल्ट्रासाउंड पे वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सर, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन क्या हमारी खाने पीने की जो आदतें हैं, दिनचर्या है, इससे जुड़ा है? नहीं, ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा। मैंने बताया ना, इसका कोई खाने पीने से कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ये किसी को भी हो सकता है। और आप बता रहे थे कि बच्चों और 10 से 20 साल की उम्र में ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों है? देखिए, उसका एक कारण ये अर्ली लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो हमारा ट्यूबुलर सैक होता है, उसकी एक ही ओपनिंग होती है जो सीकम में खुलती है, और दूसरे साइड तो वो क्लोज होता है। तो वो जो ओपनिंग होती है वो धीरे धीरे करके ऑब्लिटरेट होती है, मतलब धीरे धीरे बंद हो जाती है वो ओपनिंग। तो चूंकि वो सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ या जो 10 से 20 साल की उम्र है, उस वक्त वो ओपनिंग रिलेटिवली बड़ी होती है, जब अपेंडिकोलेथ या फीकोलेथ या कोई पार्टिकल उसमें जाकर के फंस सके और इन्फेक्ट करा सके। तो इसलिए वो सेकेंड मतलब शुरुआती दिनों में वो ज़्यादा कॉमन होता है। मिडिल एज मेन में वो ऐसा नहीं कि मिडिल एज में अपेंडिसाइटिस नहीं होता है,
बहुत कम होता है, और उस तक वो जो ओपनिंग जो होती है वो मोस्टली ऑब्लिटरेट हो जाती है, बंद हो जाती है। तो फ्रीक्वेंट इंसिडेंस जो है वो बहुत कम है 25 ईयर्स के बाद, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, होता है, हो सकता है, बट इट इज़ मोर कॉमन बिटवीन 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज। मैं 10th में था तो एक मेरे दोस्त को हुआ, तो उसको ऑपरेशन हुआ उसका। फिर उसने बताया कि विदेशों में ऐसा होता है कि जन्म होने के बाद उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं। ऐसा सच है कि झूठ, ऐसी भ्रांति फैली हुई है? ऐसा नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर इसकी सर्जरी कराने में या इसकी इलाज में कुछ लोग इग्नोर करते हैं, देरी करते हैं, उसके क्या खतरे हो सकते हैं? देखिए, अपेंडिक्स इज समथिंग जिसे हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या ये भी बताइए कि क्या इससे मौत हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अपेंडिक्स इज समथिंग जिसे हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक तो इसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, तो कोई रीज़न नहीं है कि हम इसको उस स्टेज तक लेकर के जाए जहाँ पर ये कॉम्प्लिकेट हो। और दूसरा, कॉम्प्लिकेट होने के बाद अपेंडिक्स में पस पड़ सकता है, उसमें गांठें बन सकती हैं, अपेंडिक्स में बाकी भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसको अगर आप प्रोलॉन्ग करोगे तो फिर आप सर्जरी करने के पोजीशन में नहीं रहोगे। मतलब जब वो गांठ खुलेगी उसे हम इंटरवल अपेंडिसेक्टमी कहते हैं, तो 6 to 8 वीक्स के बाद आप ऑपरेट कर पाओगे। दूसरा क्या है कि अगर लंप बन गया, पेशेंट को पेन है, तो सर्जरी की जटिलता बढ़ जाती है, क्योंकि लंप से उस अपेंडिक्स को निकालना और उस दौरान कोई अगल बगल का स्ट्रक्चर इंजर ना हो, ये सब ध्यान देना, तो रिस्क बढ़ जाता है। और अगर अपेंडिक्स फट गया तो सेप्सिस हो सकता है, उसको अगर ट्रीट नहीं किया तो लोगों की जान जा सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, मतलब उसको कॉम्प्लिकेट नहीं होने देना चाहिए। वो कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। वो कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप कोई मरीज़ आया हो किसी और दिक्कत से अल्ट्रासाउंड कराने और एसिम्प्टोमेटिक रहा हो, सिम्टम नहीं आ रहे हो, लेकिन उसमें सूजन आपको दिख गई हो अल्ट्रासाउंड में, क्या अपेंडिक्स ऐसा हो सकता है कि सिम्टम ना आए और उसमें इन्फेक्शन हुआ रहे? तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट तो नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस का पेन 2 साल पहले हुआ था और उसने उस वक्त दवा ववा कराई और उसके बाद उसने ऑपरेट नहीं कराया। तो अब दोबारा जब वो किसी और कारण से आया, उसने अपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराया, तो अपेंडिक्स में सूजन दिखती है, लेकिन पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो इस केस में भी हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप इसको इलेक्टिवली ऑपरेट करवा लो, क्योंकि उसमें सूजन दिखती है, 8 mm 9 mm तक रहता है और पेशेंट को कई बार, बट ऐसे इसका इंसिडेंस बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि अपेंडिक्स इज समथिंग जो तंग करता है। तो और क्या इस डायग्नोसिस को जो है सिंपल अल्ट्रासाउंड से ही करते हैं? अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो सीटी स्कैन से करते हैं। और अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जिसमें हम सीटी का एक्सपोजर उसे नहीं दे सकते हैं, अल्ट्रासाउंड पे चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो उस केस में हम एमआरआई करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सर्जरी को लेकर के बहुत डर बैठा होता है। लोग कहते हैं कि दवा से ठीक कर ले और अल्टरनेटिव मेडिसिन यूज़ कर लें। ये दोनों ये भी बताइएगा कि इसकी सर्जरी कितनी सेफ़ है, और अगर कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन वगैरह ट्राई करता है तो कितना काम करती है और कितना उसके खतरे क्या हैं? देखिए, एलोपैथी में अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपने पहले 24 से 48 घंटे में सर्जरी करा ली, मतलब जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है या सीटी की रिपोर्ट है वो ऐसा सजेस्ट करती है कि आप ऑपरेट करा सकते हो, मतलब वहाँ पे लंप नहीं बना है, वहाँ पे गांठ नहीं बनी है, वहाँ कोई कलेक्शन नहीं है, कोई पस पॉकेट नहीं बना हुआ है, आप सेफली, तो आप पहले 24 से 48 घंटे के अंदर आपने ऑपरेट कर लिया, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल सर्जरी। इसमें लेप्रोस्कोपिकली होता है मोस्टली, कुछ जगह पे ओपन भी करते हैं, बट मोस्टली लेप्रोस्कोपिकली ही करते हैं। तो वहाँ तक तो ये सर्जरी कोई बहुत जटिल सर्जरी नहीं रहती है। बट अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, आपने दवा लेकर के, इंजेक्टेबल लेकर के पेन को किसी तरह सप्रेस कर दिया, अंदर पस पड़ गया, तो फिर चीज़ों की जटिलता बढ़ जाती है। कभी आए ऐसे पेशेंट जो और केस बिगाड़ कर? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। कोई घटना, कोई केस स्टडी बताना चाहें तो? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो जिनको जब अपेंडिसाइटिस का पेन हुआ तो पहले उन्होंने वो क्वैक्स के पास चले गए, वोरोन का इंजेक्शन लगवा लिया, गैस की गोली खा ली, और उसके बाद घूमते रहे, वो पेन बना रहा, बाद में वो पस लेकर के आते हैं, तो उस वक्त आप ऑपरेट तो कर नहीं सकते हो, आप ऑपरेट तो करते हो मतलब अपेंडिक्स को तो निकाल नहीं सकते हो, तो फिर आप उसमें वो स्टेज सर्जरी हो जाती है। पहले स्टेज में बस आप उसके पस को ड्रेन करके छोड़ते हो, वो भी दूरबीन से ही करते हैं। तो स्टेज को आप पस को ड्रेन करके छोड़ते हो, उसके बाद 6 से 8 हफ्ते के बाद जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, उसके बाद फिर आप उसको
दोबारा ओटी में लेते हो उसका अपेंडिक्स निकालने के लिए। तो इस तरह के बहुत पेशेंट्स आते हैं। मतलब इग्नोरेंस इज़ बेसिकली द कॉज। लोग इग्नोरेंट रहते हैं कि करना क्या है, या फिर कुछ को लगता है कि दवा से ठीक हो जाएगा, तो वो केस ख़राब करके बहुत पेशेंट्स आते हैं। मतलब इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है बातचीत करके आपसे कि देरी जो है वो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत अगर आप बड़ा देर नुकसान, करते बहुत हैं बड़ा तो। नुकसान है। आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बताया, जरा इस सर्जरी को समझाइए अपेंडिक्स को। कितना इजी है, कितना सेफ है, मरीज़ कितने दिनों में घर जा सकता है? मरीज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में मरीज़ को हम दूसरे दिन घर भेज देते हैं मोस्टली। अगर वो सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस है तो हम पेशेंट को मोस्टली अगले दिन घर भेज देते हैं। उसमें 3 की होल सर्जरीज कहते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को बेसिकली। तो 3 छोटे छोटे पेट में हम पोर्ट्स बनाते हैं, जिन्हें आप आम तौर की भाषा पे आप कह सकते हो कि 3 छोटे हम छेद करते हैं पेट में, इसको पोर्ट्स कहते हैं। वो पोर्ट डालते हैं, एक से कैमरा जाता है और 2 से इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, जिससे आप ऑपरेट करते हो। बेस ऑफ अपेंडिक्स तक, मतलब जो आखिरी हिस्सा है अपेंडिक्स का, वहाँ तक जाते हैं। अपेंडिक्स को लाइगेट करते, बांधते हैं और कट करके उसे निकाल करके ले आते हैं फ्रॉम वन ऑफ द पोर्ट्स। चूँकि इंसिजन कुछ बड़ा होता नहीं है, 1 सेंटीमीटर 5 mm इस तरह के पोर्ट्स होते हैं, तो रिकवरी हीलिंग इज़ वेरी क्विक। ब्लड लॉस इज़ नेग्लिजिबल, ब्लड लॉस ना के बराबर होता है। तो पेशेंट अगले दिन घर चला जाता है। उसके बाद कुछ अलग से उसे एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर ओपन सर्जरी है तो टाइम लग सकता है? ओपन सर्जरी है तो थोड़ा सा ऑब्वियसली हॉस्पिटल का स्टे प्रोलॉन्ग हो जाता है, केयर ऑफ वुंड बढ़ जाता है, क्योंकि आपने चीरा लगाया है 5-6 सेंटीमीटर का, तो थोड़ा सा केयर ऑफ वुंड का ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। प्लस आपने मसल्स कट किए हैं तो रिकवरी विल टेक टाइम। तो ये थोड़ा सा ओपन सर्जरी में जो पेशेंट का डिस्कम्फर्ट है और हॉस्पिटल स्टे है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट नेवरदलेस कई बार करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेट करके आया है, आप लेप्रोस्कोपिकली चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में ओपन भी करना पड़ता है। कई लोग सर ये कहते हैं कि ठंड में अगर पेट दर्द होता है, जैसे क्या है इसके अराउंड बहुत सारे भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। तो ठंड में अगर आपको दर्द होता है नाभि में तो आपको अपेंडिक्स, क्या मौसम से कोई कनेक्शन है इसका? नहीं है ना? नहीं। और क्या क्या भ्रांतियाँ सुनी हैं, क्या क्या मिथ सुने हैं आपने इसके बारे में? मिथ बहुत सारे हैं। कुछ लोग गांव वगैरह में तो लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आई हैव हर्ड पेशेंट्स जो उसकी सिकाई करते हैं, सिकाई से ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कुछ जड़ी बूटी भी करते हैं, उससे भी सेटल, मतलब बहुत तरह के मिथ्स। और कारण यही है कि अपेंडिक्स कॉम्प्लिकेट होकर बड़े शहरों में जो अपेंडिक्स आते हैं छोटे शहरों से, वो मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड ही आते हैं। तो कारण यही है। दूसरी चीज़ ये है कि कई जगह जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स नहीं अवेलेबल हैं, छोटे शहरों में, गाँव में, वहाँ पर नहीं अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर पेशेंट्स चाह के भी उतना कष्ट नहीं उठाना चाहता कि मैं जाऊँ किसी बड़े अस्पताल में या किसी ऐसे सेंटर पे जहाँ पर मेरी सर्जरी हो जाए। तो फिर वहाँ लोकली उसे जो भी अवेलेबल है वो उसी उपचार में रहता है, और उसके बाद चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है, फिर वो शहर की तरफ या अच्छे सेंटर की तरफ रुख करता है। एक बार सर्जरी होने के बाद दोबारा नहीं होती। दोबारा नहीं होती ना? मतलब वो आपने अंग ही रिमूव कर दिया? हाँ, वो रिमूव कर दिया तो दोबारा नहीं होती। सर आपने बताया कि नाभि के पास दाहिने साइड में नीचे ये दर्द होता है, और कौन कौन से ऐसे पेन हैं जो इसको मिमिक कर सकते हैं, गलतफहमी में डाल सकते हैं आपको? जैसे शुरुआती स्टेज में जो पेन होता है अपेंडिसाइटिस का, वो नाभि के पास होता है। तो नाभि के पास और भी कई दर्द होते हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस का दर्द भी नाभि के पास होता है। एक पैंक्राइटिस करके बीमारी होती है, उसका भी दर्द नाभि के पास होता है। बट ग्रेजुअली वो जो दर्द है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो राइट साइड शिफ्ट होने के बाद किडनी स्टोन का यूरेट्रिक कोलिक, जो किडनी से जो नली निकलती है, जो पेशाब की थैली की तरफ जाती है, तो उसका दर्द भी कई बार राइट साइड लोअर की तरफ होता है। तो एक वो दर्द है जो मिमिक कर सकता है। दूसरा फीमेल्स में ओवरी होता है, कई बार ओवेरियन टॉर्जन हो जाता है, ओवरी अपने एक्सेस पर से ट्विस्ट कर जाती है, उसका भी पेन बहुत सीवियर होता है और वो भी राइट साइड होता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। जो प्रेगनेंसी होती है वो ट्यूब्स में हो जाती है कई बार, वो भी काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है और उसका भी दर्द कई बार। तो लेकिन ये सब सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन पर क्लियर हो जाती है। तो ये 4-5 मोस्टली दर्द हैं जो मिमिक करते हैं इसके दर्द को। बट डायग्नोसिस, इमेजिंग पर डायग्नोसिस इज़ वेरी इजी टू मेक, वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा सर अगर आपको जोड़ना चाहें अपेंडिक्स की, मुझे लगता है कि मोरलेस हमने सब बात कर ही ली है, अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें इसमें। तो अपेंडिसाइटिस का दर्द जो है वो बहुत कॉमन है, इससे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बट अर्ली डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है इसमें। अर्ली डायग्नोसिस तभी होगा जब आप किसी डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में जाएंगे। तो डायग्नोसिस होने के बाद ऑपरेट कराने में आप विलम्ब ना करें। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप विलम्ब करोगे तो फिर वो एक सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाता है। और इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेप्रोस्कोपिकली होता है तो ऐसा कोई आगे चल के कोई दिक्कत भी नहीं होती है, या फिर कोई बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन या इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली ध्यान रखना है, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको महसूस हों, जैसा हमने बताया कि बुखार आए, दाहिने साइड दर्द हो, नौजिया वॉमिटिंग हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत ज़्यादा टेंडरनेस फील हो, अल्ट्रासाउंड में अगर रिपोर्टेड आ रहा है कि आपको अपेंडिसाइटिस है, तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसको ऑपरेट कराएं और उससे हमेशा के लिए निजात पाएं। किसी झाड़ फूंक और ओवर द काउंटर ड्रग लेकर के सिम्टम्स मैनेज करने की कोशिश मत करें। वो उससे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अगर अपेंडिकुलर लंप बन गया या अपेंडिकुलर एब्सेस बन गया, जो पस की गांठ होती है, या पस का पॉकेट बन गया, तो उससे फिर चीज़ें, सर्जरी की जटिलता बढ़ जाएगी। आप आईसीयू में लैंड कर सकते हो, हॉस्पिटल स्टे आपका प्रोलॉन्ग हो सकता है, आपको शायद 2 सर्जरी करवानी पड़ जाए। तो उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट ना करें, बिकॉज अपेंडिक्स का कॉम्प्लिकेशन अच्छा नहीं होता है। तो उस स्टेज में ना जाएं आप। उसको जब वो सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, उसको आप उस वक्त ऑपरेट करा लें। दैट इज़ द ओनली थिंग। शुक्रिया सर आने के लिए, और जितनी फियर मॉन्गरिंग है इसके पीछे, आपसे बातचीत करके लग रहा है कि बहुत ईजी है इसका इलाज कराना। जी, शुक्रिया।